Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss new topic that is sampling and non-sampling errors. और आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। तो इसके जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड जो हमने पढ़ा दैट इज़ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, वो मैं तमाम एमसीक्यूज़ आपको जो मैं स्टैटिस्टिक्स की पीडीएफ दूंगा वो उसी में होंगे सारे के सारे। और इसके रिलेटेड अगर और कुछ होगा सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं और रिलेटेड टॉपिक्स इसके जितने भी होंगे मैं वो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अगर और कोई पॉइंट होगा इसके रिलेटेड मैं वो उस पीडीएफ में आपको इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है दैट इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे ताकि आपको भी आइडिया मिलेगा ये टॉपिक है क्या। तो स्टार्ट करेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले दैट इज़ सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो पढ़ना है दैट इज़ अ पॉपुलेशन पता होना चाहिए, उसके बाद हमें समझ आएगा सैम्पल है क्या, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाता हूँ पॉपुलेशन है क्या। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन आर यूनिवर्स। जिस ग्रुप को या जिस ग्रुप को हम स्टडी करेंगे उस ग्रुप में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको हम कहेंगे ये पॉपुलेशन है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी, जिस ग्रुप को हम स्टडी करेंगे उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स भी इसी को हम कहते हैं। तो पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे ज़रूरी देना है ताकि आपको समझ आएगा। सपोज़ करते हैं हम कि अगर हमें कोई चीज़ लाना होगा मार्केट से, हम मार्केट गए, ठीक है। सपोज़ हमें राइस लाना होगा मार्केट से, ठीक है। तो जब हमने शॉपकीपर को बताया हमें राइस चाहिए तो उसने क्या कहा, ले लो, ठीक है। तो जो भी आपको मर्ज़ी है अपना बैग देखो, आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो बैग है ना हमारे पास जो हमें लेना है, ठीक है, हमें इसको पहले स्टडी करना है क्योंकि हम आंखें बंद करके इसको नहीं ले सकते हैं। पहले हमको पता होना चाहिए इसके अंदर है क्या, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में क्या है कि हम इसको पहले देखना चाहते हैं कि ये बैग है क्या, इसमें क्या है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा राइस मत है जो हमें नहीं लगेगा, ठीक है, जो हमको ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारा जो ये राइस बैग है ना, ठीक है, वो पॉपुलेशन है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो उस दुकान में जितना भी राइस है वो आपकी पॉपुलेशन बनता है। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन सा बैग ले लोगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, अब आपको देखना है, आपको ये स्टडी करना है कि ये जो जितने भी बैग्स हैं इनके अंदर किस में अच्छा राइस है वो आपको लेना है, ठीक है। तो ये आपकी पॉपुलेशन बन गई। अब आप चाहते हो कि हमें पता लगना चाहिए कि किस बैग में अच्छा राइस है। तो अब आपका काम क्या है, अब आप थोड़ा सा उसमें निकाल कर हाथ पे रख कर देखते हैं कि किस बैग में कैसा राइस है। तो वो आप क्या कर रहे हो, तो दैट इज सैंपल। जो आपने बैग में थोड़ा सा मुट्ठी भर आपने क्या किया, हाथ में रखा, वो आपका सैंपल बन गया। तो सैंपल किस लिए था, क्योंकि अब आप पूरा बैग जो है ना उसको खोल कर आप एक एक सब कुछ नहीं देख सकते हैं ना उसको, आपको बाहर निकालना है सारा राइस, ठीक है। फिर आपको देखना है कि राइस कैसा है, वो तो आपको एलो भी नहीं करेगा ना वैसा। तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन पढ़ना था, पॉपुलेशन स्टडी करना था, वो इम्पॉसिबल था। फिर आपने इसके लिए क्या किया, आपने थोड़ा सा बैग में निकाला, हाथ पे रखा। अगर आपको लगा ये ठीक है तो आप यही बैग सिलेक्ट करोगे। अगर आपको लगा कि इस बैग में अच्छा राइस नहीं है तो आप किसी और बैग में भी चेक कर सकते हैं। तो वो जो आप थोड़ा सा निकाल रहे हैं, हाथ पे रखा आपने, दैट इज सैंपल। आपने पॉपुलेशन में से सैंपल निकाला, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि ये सैंपल जो हमने निकाला वो अच्छा है, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप ये दिमाग में सोचते हैं कि ये पूरा बैग जो है ना इसमें अच्छा राइस है। मतलब क्या कि अगर आपका सैंपल अच्छा निकलता है आप यही सोचते हैं दिमाग में, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन जो है ना वो भी वैसे ही है, वो भी ठीक है। आया समझ में।
पॉपुलेशन को आपको स्टडी करना था, आपकी पॉपुलेशन जो है ना वो इम्पॉसिबल था पूरा स्टडी करना, आपने सैंपल उठाया और जो सैंपल पे निकला, जो आपका रिजल्ट सैंपल पे आया, वही आपने क्या कहा कि वही जो रिजल्ट है ना वो आपने पूरे पॉपुलेशन पे कंसिडर किया कि वैसा ही है पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आपका सैंपल ख़राब निकलता है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये पूरा जो बैग है ना ये पॉपुलेशन जो है वो ख़राब है। ठीक है, अगर आपका सैंपल अच्छा निकलता है तो आप ये कहते हैं कि ये जो पूरा पॉपुलेशन है, पूरा बैग जो है ना वो हमारे लिए अच्छा है। आया समझ में? तो इसीलिए हम ये सैम्पलिंग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जहाँ पे पॉपुलेशन स्टडी करना इम्पॉसिबल बनता है तब हम विद सैंपल पढ़ते हैं। ठीक है ना, और इन्फ्रेंस करते हैं, हम जो हमारा जो रिजल्ट निकलता है सैंपल पे, हम वही सोचते हैं कि हमारा पॉपुलेशन भी वैसा ही होगा। तो इसलिए हम सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन क्या था, जो आपको स्टडी करना था, जो ग्रुप आपको स्टडी करना था, उस सारे ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन आर यूनिवर्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड। ठीक है, अगर दुकान में बैग 10 हैं वो आपके लिए फाइनाइट है, और इनफाइनाइट भी हो सकता है। सपोज आपको नंबर्स रेडी करने हैं, आपको रियल नंबर्स रेडी करने हैं, दैट इज़ रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स इनफाइनाइट है। ऐसे भी और भी ऐसी चीज़ हैं जो आपको स्टडी करना है, बट वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, जिनका कोई लिमिट नहीं हो सकता है। और आपको डायरेक्ट सैंपल भी इसी से पता चला, सैंपल होता क्या है, सैंपल होता है फाइनाइट सबसेट। ये वर्ड आप याद रखो, किसका, फाइनाइट सबसेट होता है पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन में जो हम निकालते हैं थोड़ा सा चेक करने के लिए, वो आपका सैंपल बनता है। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सैंपल इज कॉल्ड द सैंपल साइज। सैंपल में आपने जब सैंपल निकाला, ठीक है, तो उसमें जितने इंडिविजुअल्स होंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो आपका सैंपल साइज बनता है। सैंपल साइज होता है सैंपल में कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं आपको सैम्पलिंग जो है इसकी एग्जांपल देता हूँ, तो दैट इज़ अ हाउस वाइफ टेस्ट्स द कुक्ड प्रोडक्ट टू फाइंड द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ साल्ट एटसेट्रा। देखो, हमारी माँ जो होती है, ठीक है, वो जब खाना तैयार करती हैं तो वो पहले क्या देखती हैं, तो अगर उसको देखना है कि उसने जो सब्ज़ी बनाए हैं तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है, क्या साल्ट बराबर है, कम मत है, ज़्यादा मत है, तो वो क्या करते हैं, वो जो उसके सामने सब्ज़ी होता है ना, जितना भी उसने तैयार किया, वो उसके सामने पॉपुलेशन है, तो उसको क्या करना है, उसको पूरी सब्ज़ी नहीं खानी है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको सैंपल निकालना है, और वह जो सैंपल निकालते हैं और सैंपल से टेस्ट करते हैं, तो उसको क्या पता चलता है कि वो अगर सैंपल में नमक कम है, तो वो ये सोचते हैं कि पूरी जो पॉपुलेशन है ना उसमें भी नमक कम है, तो उसका जो रिज़ल्ट सैंपल पे निकलता है वही वो कंसिडर कहाँ पे करते हैं, पॉपुलेशन पे। और अगर नमक ज़्यादा होगा, फिर वो ये सोचते हैं कि पॉपुलेशन का नमक ही ज़्यादा है, मतलब पूरी जो सब्ज़ी हैं वो उसमें नमक ज़्यादा है। आया समझ में? जो रिज़ल्ट किस पे निकलेगा, जो रिज़ल्ट सैंपल पे होता है वही हम कंसिडर करते हैं कि वही पॉपुलेशन में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। देखो, जब हमारा ब्लड चेक करना होता है, ब्लड एचबी टेस्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली डॉक्टर ये नहीं कहते हैं ना कि, या जो टेस्ट करता है लैब में, वो तो ये नहीं कहता है कि आपको पूरा ब्लड निकालना है। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर वो क्या करता है, फिर वो एक सिरिंज निकालता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ब्लड निकालता है, वो टेस्ट करता है, वो आपका सैंपल बनता है। और आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे ये कहते हैं कि हमें आपको सैंपल निकालना है, न कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता है आपका पूरा ब्लड, और सैंपल होता है वो एक सिरिंज। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरामीटर हैं और स्टैटिस्टिक्स हैं। पैरामीटर होता है, देखो, एक बात आपको पहले समझना है, दैट इज़ पॉपुलेशन अगर आपको समझ आया, सैंपल आपको समझ आया। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है ना, अगर सपोज़ आपका ब्लड ही हम लेते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, और सैंपल, देखो जब लैब में आपका सैंपल निकला, ठीक है, उस पर क्या किया गया, उस पर एनालिसिस की गई। एनालिसिस के बाद जो रिज़ल्ट आया किसका, सैंपल का, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। सैंपल का जो रिज़ल्ट आता है,
ठीक है, जो उनको चाहे, सपोज HB चाहे या और कोई चाहे, शुगर टेस्ट चाहे, जो भी जिसका भी रिज़ल्ट उन डॉक्टर साहब को चाहे, तो वो अकॉर्डिंगली वैसे ही सैंपल निकालता है और एनालिसिस करता है। तो जो एनालिसिस करके रिज़ल्ट आएगा उसको कहते हैं सैंपल, ठीक है। तो वो जो रिज़ल्ट क्या करता है, वो वही समझता है कि पॉपुलेशन का भी वही रिज़ल्ट है, ठीक है ना। फिर पॉपुलेशन का सपोज़ अगर यहाँ पे किसी का 9 पॉइंट्स सैंपल से पता चलता है कि इसके वाइट ब्लड सेल्स इतने हैं, ठीक है ना, सैंपल में। फिर वो कहता है कि वो जो पूरी पॉपुलेशन है ना उसमें इतने ही, मतलब वो अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन पे वो रिज़ल्ट अप्लाई करता है और कहता है कि पॉपुलेशन में कितने रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। उसने कहाँ से देखे, उसने सैंपल में से, सैंपल जो एक सिरिंज था ना, उसने सिरिंज में से रेड ब्लड सेल्स देखे और इसने अकॉर्डिंगली कहाँ पे अप्लाई किया, पॉपुलेशन पे, ठीक है। और पॉपुलेशन का जो रिज़ल्ट है ना, उसने जो अप्लाई किया रिज़ल्ट पॉपुलेशन पे, उसने रिज़ल्ट दिया कि आपके पूरे ब्लड में कितने रेड ब्लड सेल्स हैं, उसको कहते हैं पैरामीटर। आया समझ में, क्या कहते हैं उसको, पैरामीटर। पैरामीटर होता है जो पॉपुलेशन के रिलेटेड होगा, जो पॉपुलेशन का एनालिसिस होगा, जो पॉपुलेशन का रिजल्ट होगा, ठीक है। और स्टैटिस्टिक होता है जो सैंपल के साथ रिलेटेड होगा। आया समझ में, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। कॉन्स्टेंट जो होते हैं ना पॉपुलेशन के, वही जो मैंने कहा कि जो जो हमें रिजल्ट निकालने हैं पॉपुलेशन के, जिनको हम ऐसे कह सकते हैं कि मीन हमें पॉपुलेशन का निकालना है। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, मीन निकाला जाता है, एवरेज जिसको कहते हैं, वेरिएंस, एक डाटा का, एक पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर हम मीन की बात करेंगे, पॉपुलेशन का हमें मीन निकालना था, क्योंकि पॉपुलेशन का मीन निकालना इम्पॉसिबल है। सपोज आपकी ब्लड का मीन निकालना इम्पॉसिबल है। फिर यहाँ पे क्या है, हमने जब सैंपल निकाला, सैंपल का हमने मीन निकाला, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मेजर्स कंप्यूटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस अलोन, ठीक है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल ऑब्जर्वेशंस, आप कह सकते हैं कि सैंपल ऑब्जर्वेशंस अलोन, ठीक है। तो जो हमने कौन से ऑब्जर्वेशंस किए सैंपल पे, उसमें जो आपके क्या आएगा, वहाँ पे आप मीन भी निकाल सकते हैं, आप वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको पैरामीटर मीन्स, पैरामीटर जो है ना पॉपुलेशन का मीन, अगर आपको मीन निकालना होगा पॉपुलेशन का, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको क्या करना होगा, आपको सैंपल का मीन निकालना है। और सैंपल का मीन जो निकलेगा वही किसका मीन है, पैरामीटर, दैट इज़ वही पॉपुलेशन का मीन है, वही पैरामीटर है। और जो स्टैटिस्टिक निकलेगा वही पैरामीटर है। सपोज अगर आपको सैंपल का मीन निकला 4, आप क्या करोगे, आप कंसिडर कर रहे हो कि ये जो पॉपुलेशन का मीन है वो भी 4 है। सपोज इसका मतलब है आपको स्टैटिस्टिक अगर 4 आता है, आप कंसिडर कर रहे हो कि ये जो पैरामीटर है वो भी 4 है। आया समझ में। और अगर आपका सपोज वेरिएंस निकालना होगा, यहाँ पे वेरिएंस लिखा है, अगर आपका वेरिएंस 6, सपोज वेरिएंस निकालना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसका वेरिएंस निकालना है, आपको सैंपल का वेरिएंस निकालना है। तो अगर वेरिएंस इसका निकला 6, आप दिमाग में आप अप्लाई कर रहे हो यही रिज़ल्ट किस पे, पॉपुलेशन पे, और सोचते हो कि यही रिज़ल्ट जो है ना, यही वेरिएंस किसका है, पॉपुलेशन का। इसका मतलब आपका स्टैटिस्टिक 6 निकला, आपने क्या किया, आपने यही अप्लाई करके डायरेक्ट बताया कि पैरामीटर भी 6 है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो हमारा जो स्टैटिस्टिक है ना वो किसके बराबर आना चाहिए, पैरामीटर के बराबर। तो अगर कभी कभार स्टैटिस्टिक और पैरामीटर जो है ना, इनमें डिफरेंसेस आ गई, इनमें वेरिएशंस हैं, तो वेरिएशंस क्यों हैं, फिर कोई गड़बड़ यहाँ पे कहाँ पे, स्टैटिस्टिक में सपोज कोई गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। जब किसी बंदे ने क्या किया, किसी बंदे ने सपोज लैब में उसने क्या किया, उसने स्टैटिस्टिक सपोज उसने निकाला सैंपल, तो सैंपल में इसका मीन आ गया सपोज 4, बट एक्चुअल पैरामीटर का जो मीन है ना दैट इज 6। फिर तो ये गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि स्टैटिस्टिक फॉर बेटर रिजल्ट स्टैटिस्टिक शुड बी इक्वल टू पैरामीटर,
ठीक है ना, आया समझ में। तो ये भी हो सकता है कि अगर आपको स्टैटिस्टिक का रिजल्ट सपोज 6 निकला बट एक्चुअल पैरामीटर जो है ना वो 8 है, तो इनमें क्या है, इनमें डिफरेंसेस हैं। और ये डिफरेंसेस क्यों आए, तो इसका मतलब सैम्पलिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इसलिए पैरामीटर और स्टैटिस्टिक डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो इनकी जो डिफरेंस है वो क्या है, 8 - 6 दैट इज 2। तो वेरिएशन कितना है, 2, मतलब आपका पैरामीटर 8 निकलना चाहिए बट आपका स्टैटिस्टिक सिर्फ 6 निकलता है, तो इनमें कितना वेरिएशन है, 2। इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ये आपका एरर है, क्यों, क्योंकि ये 2 नहीं होना चाहिए, आपका पैरामीटर और स्टैटिस्टिक बराबर होना चाहिए। क्योंकि आपको वेरिएशन है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में, कितना वेरिएशन है, 2। तो जितना आपको वेरिएशन है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर वैल्यूज़ आर नॉट नोन, इसका मतलब है हमें पैरामीटर का वैल्यू पता नहीं होता है। अगर हमें सपोज मीन निकालना होगा, ये तो हमें पता नहीं है, हम क्या करते हैं, एंड दियर एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन द सैम्पल वैल्यूज़। हम इसका जो मीन निकालते हैं ना वो किस पे डिपेंड है, वो स्टैटिस्टिक पे डिपेंड है। यही मतलब है कि पैरामीटर वैल्यूज आर नॉट नोन एंड देयर एस्टिमेट बेस्ड ऑन द सैम्पल वैल्यूज, दैट इज स्टैटिस्टिक। पैरामीटर का वैल्यू किस पे डिपेंड होता है, स्टैटिस्टिक पे। और यहाँ पे मैंने साथ में क्या लिखा है, सैम्पलिंग एरर जो होता है दैट इज पैरामीटर माइनस स्टैटिस्टिक। तो अगर इनमें वेरिएशन है, किन में, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में कितना वेरिएशन है, अगर हम इनको डिफरेंस करेंगे तो उसको हम कहेंगे सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो यही था सैम्पलिंग एरर जो आपके सिलेबस पे हैं, दैट इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर यही होता है जब हम सैम्पलिंग करते हैं ना, क्या, जब हम सैम्पलिंग करते हैं या जो हमें सैंपल निकालता है लैब पे, तो उसका जो रिज़ल्ट है ना अगर उसमें कोई वेरिएशन है तो इसका मतलब सैम्पलिंग एरर आ गया। एरर्स इन्वॉल्वड इन कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। अगर हमें एरर जो आएगा किस पे, कलेक्शन मीन्स डाटा कलेक्ट करने में, प्रोसेसिंग प्रोसेस करने में, उस पर एनालाइज करने में, या एनालिसिस में। ठीक है, जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम कलेक्शन करते हैं, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, क्लास दैट इज़ क्लासिफिकेशन सीधे करते हैं, उसको रिजल्ट को कोई शेप देते हैं, तो उनमें अगर हमें कोई एरर आएगा उनको हम क्या कहेंगे, मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, उनको हम कहेंगे या तो वो सैम्पलिंग एरर हो सकता है या तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकता है। आया समझ में, कहाँ कहाँ पे ये एरर कलेक्शन में भी हो सकते हैं। कलेक्शन मीन्स जब हमने डाटा कलेक्ट किया, एरर उस वक्त भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, प्रोसेसिंग के वक्त भी, और एनालिसिस मीन्स लास्ट पे जब हम एनालिसिस करते हैं रिजल्ट को। ठीक है ना, सपोज ब्लड सैंपल जिसने निकाला उसने ठीक निकाला, ठीक है, तो उसने जो एस्टिमेट उसने जो भी रिजल्ट निकाला वो भी ठीक था, बट जब उसने रिपोर्ट लिखा तो रिपोर्ट लिखने में उसको गलत हो गया, मतलब एनालिसिस के वक्त। ठीक है ना, तो मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, इनको हम कहेंगे सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर होता क्या है एंड नॉन सैम्पलिंग एरर होता क्या है। सैम्पलिंग एरर अगर मैं आपको बताऊंगा, सैम्पलिंग एरर होता है जब जो हमें सैम्पलिंग के वक्त इंट्रोड्यूस होता है, जब हम सैम्पलिंग करते हैं उस वक्त जो भी रिज़ल्ट हमारी वजह से आएगा, ठीक है ना, जो हम एक्टिविटी करेंगे, सपोज़ जो लैब पे बंदा बैठता है, ठीक है ना, तो अगर उसकी वजह से रिजल्ट में कोई डिफरेंस आ गई, एरर इंट्रोड्यूस हो गया, तो दैट इज सैम्पलिंग एरर। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर होता है जिसमें हमारा हाथ कुछ नहीं होता है, जो सैंपल जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे तो आप कह सकते हैं इन शॉर्ट नॉन सैम्पलिंग एरर वो एरर होता है जो हमें सैम्पलिंग करते वक्त इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे अलग अलग। देखो सैम्पलिंग एरर होता क्या है, ऑरिजिन ऑफ सैम्पलिंग एरर और इन सैम्पलिंग, जब हम इसका ऑरिजिन जो होता है ना वो सैम्पलिंग में ही होता है, एंड अराइजेज बिकॉज ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। देखो ये एक्चुअली हमें सैम्पलिंग एरर क्यों होता है, ये तो सैम्पलिंग में होता है, क्यों होता है सैम्पलिंग, क्योंकि हम पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसको आप सैंपल कहते हैं, हम सैंपल छोटा सा पार्ट लेते हैं स्टडी करने के लिए, और जब हम इसको स्टडी करते हैं हम पैरामीटर का रिजल्ट बताते हैं, और जो पैरामीटर होता है वो तो पॉपुलेशन होता है, तो इसीलिए एरर होता है क्योंकि हम छोटा सा पार्ट लेते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है,
तो सैम्पलिंग बाइसेस आर प्राइमरली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये जो सैम्पलिंग बाइस होता है, ठीक है, आर प्राइमरली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये किस वजह से होता है सैम्पलिंग एरर्स? देखो, सबसे पहले होता है फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल होता है जब अगर हमें सैम्पलिंग करना है, अगर हमें सैंपल निकालना है, तो अगर हमने उस वक़्त सैंपल निकालते वक़्त हमने गलत सैंपल निकाला, ठीक है ना, तो उस वक़्त हमारा इसमें एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और दैट इज़ सैम्पलिंग एरर। देखो, बाइस इंट्रोड्यूसड बाई फॉल्टी सैम्पलिंग टेक्निक। हाँ, इसको मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, दैट इज़ पर्पजिव और जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। तो या आप ऐसे देख सकते हैं कि सैंपल टेकन अकॉर्डिंग टू पर्पस इन माइंड। ये जो फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल होता है, एक्चुअली ये होता क्यों है, हम क्यों फॉल्टी सिलेक्शन हमें देखने को मिलता है कि लोग क्यों फॉल्टी सिलेक्शन करते हैं सैंपल की। देखो, सपोज़ अगर हमें किसी जगह सपोज़ इंस्पेक्शन करना है, अगर हम इंस्पेक्शन की बात करेंगे, सपोज़ हम किसी स्कूल में गए, हमें इंस्पेक्शन करना है। अब हमारा जो पॉपुलेशन है, सपोज़ अगर हम किसी क्लास में चले गए, तो सपोज़ उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, 40 स्टूडेंट्स। ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं ना, अब ये हमारे पास पॉपुलेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं ना, इनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, इनका आईक्यू है, मतलब ये कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये एवरेज स्टूडेंट हैं, बिलो एवरेज, या हमारा ये मकसद होगा कि इस स्कूल में पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन 40 स्टूडेंट्स को इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। तो अब तो हम 40 स्टूडेंट्स को एक एक करके नहीं उठाएंगे, हम क्या करेंगे, हम सैम्पलिंग करेंगे, हम सैंपल उठाएंगे। सपोज़ हम सैंपल उठाएंगे, 3-4 बंदे हम या 3-4 स्टूडेंट्स हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब मसला ये है कि अगर मेरे दिमाग में ये होगा कि मेरा जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब वो स्कूल के ख़िलाफ़ आना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में ही है कि इस स्कूल का रिज़ल्ट जो है वो ख़राब निकलना चाहिए, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अकॉर्डिंगली सैंपल उठाता हूँ। आया समझ में? तो अगर मेरे दिमाग में कोई मकसद होता है, उस मकसद के बेसिस पे मैं अकॉर्डिंगली सैंपल उठाता हूँ, तो दैट इज़ पर्पजिव और जजमेंट सैम्पलिंग। इसी को हम जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं। जो हमारा मकसद होता है, हम अकॉर्डिंगली सैंपल उठाते हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें बायस होता है। देखो कैसे, सपोज़ मुझे अब 4 स्टूडेंट्स उठाने हैं, मुझे क्या करना है, अब मैं देख रहा हूँ इसमें, अगर मुझे स्कूल का रिज़ल्ट डिग्रेड करना होगा, मुझे इसको अगेंस्ट रिज़ल्ट दिखाना होगा, मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छे से देखता हूँ कि कोई स्टूडेंट ऐसा मत है जो नीचे देखता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट नीचे देखते हैं ना, वो एक्चुअली वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। या मैं ऐसे 4 स्टूडेंट्स उठाता हूँ जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं, क्योंकि ऐसा भी है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं उनको पीछे रखा जाता है स्कूल में, और मैं अकॉर्डिंगली वो जो लास्ट बेंच होता है, ठीक है ना, लास्ट बेंच, या तो मैं उसमें सैंपल उठाता हूँ, या पहले मैं वो देखता हूँ कि कौन कौन सा स्टूडेंट नीचे देखता है, ठीक है ना। तो ये जो सैंपल है ना, ये सैंपल उठाने का तरीका, इसमें कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वो जो आगे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनके साथ कोई टच नहीं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, उनको पता होगा, क्योंकि इसलिए वो फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं या फर्स्ट लाइन में बैठे हैं। तो वो जो सैंपल होता है ना, और मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा, मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जानबूझ के वही स्टूडेंट्स उठाए जिनको कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो इसको कहते हैं फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल। या ऐसा भी हो सकता है, मुझे स्कूल का रिज़ल्ट जो है ना अच्छा दिखाना होगा, फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि आगे आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे बैठे हैं, मैं वही उठाता हूँ। या मैं ऐसा भी देखता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट मुझे बोल्ड लगता है, मैं उसी को उठाता हूँ, ठीक है ना, और मैं उन स्टूडेंट्स को इग्नोर करता हूँ जो पीछे बैठे हैं या और जो नीचे देखते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब इन बोथ केसेस हम कहेंगे कि दिस इज सेड टू बी द फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल, ठीक है। आया समझ में? और नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स सिंपली मीन्स वन फॉर अदर। तो अगर मेरे को क्या करना है, सपोज़ किसी जगह जाना है, ठीक है, यहाँ पे कोई हाउस होल्ड है, मुझे इसको
क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, मुझे इसको इंटरव्यू करना है और मुझे यहाँ से सैंपल लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज़ अगर ये ऊपर सपोज़ अल्टीट्यूड पे ये हाउस है, मतलब ऊपर चढ़ना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे जो हाउस होल्ड नंबर सेकंड होगा नीचे ही, मैं इसी हाउस होल्ड को इसके बारे में, ठीक है, या मैं इसी हाउस होल्ड को क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये जो हाउस होल्ड फर्स्ट है इसको मैं इग्नोर करता हूँ। मतलब अगर मुझे इसको सैम्पलिंग करना था, मैं इसके बदले इसको लेता हूँ, नेक्स्ट मेंबर को। और अगर इसमें कुछ ऐसी खासियत होगी जो इसमें नहीं है, ये तो 22 बन गया और इस सैम्पलिंग में फिर गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कुछ ऐसी खासियत थी जो मेरे सैम्पलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट था, फिर मेरा वो जो पॉइंट है ना वो इग्नोर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बदले हाउस होल्ड नंबर सेकेंड को इंस्पेक्शन किया, ठीक है। तो इसमें जो इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ से ही एरर हो गया है, क्योंकि मुझे इसको करना था, मैंने H2 को किया सैम्पलिंग, ठीक है ना। फिर इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये मेरा जो रिज़ल्ट है ना, ये वो भी गलत देगा और हमारा सैम्पलिंग एरर बन गया, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिखेंगे कि ये हमारी वजह से हो गया या जो सैम्पलिंग करता है ना उसकी वजह से हो रहा है, तो दैट इज सेड टू बी द सैम्पलिंग एरर। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 केसेस लिए हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, दैट इज इंक्रीज इन सैम्पल साइज यूजुअली रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन सैम्पलिंग एरर एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम सैम्पलिंग साइज मीन जो जितने पॉइंट सैंपल में है ना, अगर हम इनको इंक्रीज करेंगे, इस इंक्रीज करने से हमारा सैम्पलिंग एरर नीचे चला जाता है, मतलब डिक्रीज होता है। तो अगर आपने देखा होगा, सपोज अगर ये सिरिंज है, ठीक है ना, तो सपोज़ अगर उसको टेस्ट करना था लैब पे, तो वो जो लैब पे बैठा होता है, अगर उसको सपोज़ इतना ब्लड लेना था, ठीक है ना, तो अगर इतना ब्लड लेना था, इसको तो टेस्ट करना था ना, ये इतने ही ब्लड से भी टेस्ट कर सकता है, बट वो क्या करता है, वो ज़्यादा ब्लड निकालता है, सपोज़ इतना इतना ज़्यादा निकालता है। क्यों? क्यों? एक्चुअली बात यह है कि जितना वो सैंपल ज़्यादा निकालता है ना, उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा आता है। मतलब सैंपलिंग एरर जो है ना वो कम चला जाता है। जितना सैंपल साइज़ बढ़ता है उतना ही एरर कम होता जा रहा है। आया समझ में? तो इसीलिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर आपने राइस हाथ में लिया, ठीक है, यहाँ पे इतना राइस हाथ में लिया छोटा सा, ठीक है ना, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब जजमेंट नहीं देखने को मिलेगी। फिर आप क्या कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हैं कि और थोड़ा दे दो, ठीक है। तो अगर आपने ये सैंपल साइज बढ़ाया तो इस पे आप ज़्यादा जजमेंट कर सकते हो एज़ कंपेरिजन टू दिस वन, ठीक है ना। तो इसीलिए जितना हम सैंपल साइज बढ़ाएंगे उतना हमारा सैम्पलिंग एरर कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जितना हम सैंपल साइज जो है ना वो कम करेंगे उतना हमारा सैम्पलिंग एरर बढ़ेगा। तो ऐसे ही नॉन सैम्पलिंग एरर भी है। तो नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या है, प्रेजेंट इन बोथ सेंसेस एंड सैंपल सर्वे। ये नॉन सैम्पलिंग एरर वो होता है, वो एरर होता है जो हमें सैम्पलिंग से नहीं, जब हम सैम्पलिंग करते हैं ना उस वक्त ये नहीं होता है, ठीक है। और ये ऐसा जो एरर है ना ये सेंसस में भी होता है और सैंपल सर्वे में भी होता है। सेंसस क्या होता है, सेंसस होता है जब हम पॉपुलेशन के हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक एलिमेंट को इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, सर्वे करेंगे, तब हम इसको कहते हैं सेंसस, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है, हर एक हाउस होल्ड को वहाँ पे सर्वे किया जाता है। और सैंपल सर्वे वो सर्वे होता है जो हमने अभी पढ़ा, जब हम एक छोटा सा सबसेट लेते हैं और फिर उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। और ऐसा जो एरर है ना नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों जगह होता है, सेंसस में भी और सैंपल सर्वे में भी। और सैम्पलिंग एरर सिर्फ सैंपल सर्वे में होता है। क्यों? क्योंकि ये सैम्पलिंग से होता है और ये तो सेंसस सैम्पलिंग नहीं है, तो इसलिए सेंसस में सैम्पलिंग एरर नहीं होता है। तो ये जो नॉन सैम्पलिंग एरर हैं ये दोनों जगह होता है, सेंसस में भी, अगर हम हर एक हाउस होल्ड के पास जाएंगे तब भी सैम्पल नॉन सैम्पलिंग एरर होता है सेंसस में। और अगर हम छोटा सा पार्ट उठाएंगे उसको स्टडी करेंगे तब भी नॉन सैम्पलिंग एरर इसमें इंट्रोड्यूस होता है। तो और कुछ पढ़ेंगे, नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर मोर सीरियस दैन सैम्पलिंग एरर्स। ये जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स है ना ये ज़्यादा सीरियस होता है एज कंपेरिजन टू सैम्पलिंग एरर्स। क्यों? क्योंकि नॉन सैम्पलिंग एरर जो होते हैं ना
इनको हम कम कर सकते हैं, इनको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। किनको? सैम्पलिंग एरर। अभी आपने देखा सब्स्टिट्यूशन से हमारा एरर हो गया, तो चलो हम नेक्स्ट टाइम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चले जाएंगे हाउस होल्ड 1 के पास। इसका मतलब है हमारा जो सैम्पलिंग एरर था वो हमारा रिड्यूस हो गया, बट ये जो नॉन सैम्पलिंग एरर है ना, ये रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों जगह होता है, सेंसिटिव में भी और सैम्पलिंग में भी। तो इसके बाद बिकॉज सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज सैंपल। तो ये जो सैम्पलिंग एरर होता है, अगर हम इसको लार्ज सैंपल लेंगे तो हमारा सैम्पलिंग एरर कम होता है, बट दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर जो है उस वक्त हम लार्ज सैंपल निकालने से हमारा ये नॉन सैम्पलिंग एरर कम नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी ड्यू टू, ये किन वजहों से होता है? फॉल्टी प्लानिंग और डेफिनेशन। फॉल्टी प्लानिंग, सपोज हमें सैम्पलिंग करनी होगी, अगर हमें सैम्पलिंग करनी होगी सबसे पहले हमारी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद जो होता है सैम्पलिंग का वो क्लियर होना चाहिए। अगर प्लानिंग ही गलत है सैम्पलिंग की, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अकॉर्डिंगली दैट फॉल्ट, वो जो फॉल्टी प्लानिंग होगी हम अकॉर्डिंगली सैंपल उठाएंगे। और जब हमने सैंपल्स उठाए उनमें से तो कोई गड़बड़ नहीं हो गया, बट गड़बड़ कहाँ पे था? गड़बड़ प्लानिंग में था। इसलिए फॉल्टी प्लानिंग जो है ना, या डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। तो उस वक्त भी हमारा जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो इंट्रोड्यूस होता है। कब? जब हमारा फॉल्टी प्लानिंग होता है। अगर हम सैम्पलिंग अच्छे से करेंगे बट हमारी प्लानिंग ही गलत है, तो तब हमारा एरर इंट्रोड्यूस होता है। और ये जो एरर है ना, ये हमारी सैम्पलिंग की वजह से नहीं हो गई, ये हमारी प्लानिंग की वजह से हो गई, इसलिए इसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है दैट इज प्लानिंग डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग। प्लानिंग किस पे डिपेंड होता है? ऑब्जेक्टिव्स पे। ई फॉल्टी मीन्स अगर प्लानिंग फॉल्टी होगी, द डाटा ऑब्टेन्ड विल बी इनएडुकेट। और अगर हमारी प्लानिंग ही क्या है? फॉल्टी, तो जो हम डाटा वहाँ से लाएंगे वो इनएडुकेट होगा, नाकाफ़ी होगा। ठीक है ना। इनकॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट भी नहीं होगा। और एरर्स ड्यू टू इल डिज़ाइनड क्वेश्चनरीज। और जो हम क्वेश्चनरीज करते हैं, आपको पता होगा हम प्राइमरी डाटा किससे कलेक्ट करते हैं? क्वेश्चनरीज से भी। और अगर उस पे इल डिज़ाइनड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या होगा, हमारे आंसर्स भी वैसे ही आएंगे। बट हमारी तो गलती नहीं है, गलती नहीं थी इसमें। इसमें किसकी गलती थी? जिसने क्वेश्चनरी को सेट किया। मतलब ये सैम्पलिंग एरर नहीं है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर है। और भी इसमें एरर जो है नॉन सैम्पलिंग एरर में ये भी आता है रेस्पॉन्स एरर। रेस्पॉन्स एरर होता है जो रेस्पोंडेंट हमारा, जब हम सैम्पलिंग करते हैं ना, रेस्पोंडेंट्स होते हैं जिनको हमें सैम्पलिंग करनी होगी, या आप ऐसे कह सकते हैं जब हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, जिनके पास हम जाते हैं ना डाटा कलेक्ट करने के लिए, और वो जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, उनको बताते हैं रेस्पोंडेंट, जो हमें रिस्पांस देंगे हमारे क्वेश्चंस का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एरर्स इंट्रोड्यूस ड्यू टू रेस्पोंडेंट्स। ये एरर जो है ना, ये रेस्पोंडेंट्स की वजह से इंट्रोड्यूस होता है। और अगर ये रेस्पोंडेंट्स की वजह से इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारा सैम्पलिंग एरर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इट में भी एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल की वजह से होगा। एक्सीडेंटल मीन्स अगर ये जो है ना, जो रेस्पोंडेंट आंसर को फिल करेगा, ये उसको गलती, सपोज उसने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है ना, उसको गलती हो गई क्वेश्चन पढ़ने में या क्वेश्चन समझने में, दैट इज सेड टू बी द एक्सीडेंटल एरर। ठीक है ना। तो अगर एक्सीडेंटल की वजह से होगा रेस्पॉन्स एरर, दैट इज अगर उसने रेस्पॉन्स गलत दिया, बट दैट विल बी एक्सीडेंटल। ठीक है ना। और प्रेस्टेज बाइस होता है वो बाइस जो हम तब करते हैं जब हम अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। तो झूठी रैंकिंग जो है ना, हम कभी कभार ये भी करते हैं कि जो हमारे पास आएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, सपोज़ उन्होंने हमें कहा कि अगर हमारी क्वालिफ़िकेशन 12th है, ठीक है ना, 12th क्वालिफ़िकेशन, तो उन्होंने जब हमें बताया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो हमने कहा ग्रेजुएट। ठीक है। तो हमने क्यों कहा ग्रेजुएट? तो हमने इसलिए कहा ग्रेजुएट ताकि ये भी समझेंगे कि इतना छोटा बंदा है और यहाँ से ग्रेजुएशन भी किए हैं। तो ऐसे हम सोचते हैं ना, तो ये हम किस लिए करते हैं? अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए।
तो इसको कहते हैं प्रेस्टीज बायस। और सेल्फ इंटरेस्ट वो रेस्पॉन्स होता है, वो गलत रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये तो रेस्पॉन्स एरर होता है, मतलब ये मिस इन्फॉर्मेशन है, दैट विल बी एक्सीडेंटल मिस इन्फॉर्मेशन। प्रेस्टीज बायस तो ये तो आपने देखा, वैसे भी हम मिस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और सेल्फ इंटरेस्ट जहाँ पे हमारा अपना मकसद होता है। सपोज़ हमें कहा गया कि आपकी इनकम क्या है, सपोज़ हमने गलत इनकम बताई, हमने कम इनकम बताई, क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है कि जब हम कम इनकम बताएंगे तो तब हमें कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। तो हमने गलत जवाब दिया, मिस इन्फॉर्मेशन दी, गलत इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि हमारा इसमें अपना मकसद था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बाइस ड्यू टू इंटरव्यूअर। और ये जो बाइस है ना, ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन जो करता है ना, जो सैंपल लेता है, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि उसका अगर क्वेश्चन करने का तरीका गलत होगा। सपोज उसने रेस्पोंडेंट से ये कहा कि सपोज आपकी इनकम क्या है, तो उसने ऐसे कहा कि मतलब वो तो डर गया, बंदा डर गया, और जब वो डर गया तो तब वो ऐसे आंसर दे सकता है कि वो डर के आंसर दे सकता है, और उस वक्त एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि उसने जल्दबाजी में आंसर दिया, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर का बिहेवियर था वो ठीक नहीं था, उस वक्त भी एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट ये सैम्पलिंग एरर नहीं है, क्योंकि गलत हो गया, जब रेस्पोंडेंट ने आंसर दिया तब उसको जल्दबाजी हो गई, क्योंकि इसका बिहेवियर गलत था। ये सैम्पलिंग एरर नहीं है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर है, क्योंकि ये किस में आएगा, रेस्पॉन्स एरर में। और यहाँ पे जो है ना, दैट इज़ वीक मेमोरी ऑफ रेस्पोंडेंट्स। और ये तो हर एक को कॉमन, ये दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, हर एक के साथ ऐसा होता है कि वीक मेमोरी होती है, ठीक है ना। और अगर हमें पास्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें याद नहीं होगा, हम उस वक्त गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त भी ये एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो इनको हम कहेंगे रेस्पॉन्स एरर। रेस्पॉन्स एरर मीन्स जो रेस्पॉन्स देने के वक्त इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ऐसे ही नॉन रेस्पॉन्स बायस होता क्या है? नॉन रेस्पॉन्स बायस होता है वो एरर ओकर इफ फुल इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स, ठीक है। तो रेस्पोंडेंट्स नॉट एट होम, नॉट इंटरेस्टेड और रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चंस और सो बाइस इज इंट्रोड्यूसर। ये जो नॉन रेस्पॉन्स बाइस होता है, ये तब वो बाइस होता है, वो एरर होता है जब नॉन रेस्पॉन्स होता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है ना। जब हम सैम्पलिंग करते हैं ना, तो या तो सपोज़ हमें किसी हाउस होल्ड के पास जाना होगा, वो घर में नहीं होगा, तो वो तो हमारे सैम्पलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट था, बट फिर हमने क्या किया, हमने इस हाउस होल्ड को अपनी सैम्पलिंग में इग्नोर किया, उस वक्त भी इसको कहते हैं नॉन रेस्पॉन्स, ठीक है। हमें जो सैम्पलिंग यूनिट था, हमें जो सैम्पलिंग करनी थी, जिस हाउस होल्ड को क्वेश्चंस करने थे, जिस हाउस होल्ड को सैम्पलिंग करनी थी, उस वक्त हमने क्या किया, वो घर पे नहीं था और हमारा नॉन रेस्पॉन्स एरर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई पर्सनल क्वेश्चन किया, या हमने कोई ऐसा क्वेश्चन किया जो रेस्पोंडेंट है उसने क्या किया, उसने इनकार किया जवाब देने से, जैसे कहते हैं ना नो कमेंट। तो वैसे भी हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आ सकती है सैम्पलिंग में, उस वक्त भी हम क्या करते हैं, हमारा एरर आ जाता है सैम्पलिंग में। तो दैट इज सेड टू बी द नॉन सैम्पलिंग एरर, क्योंकि ये किस वजह से हो गया, नॉन रेस्पॉन्स। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, आपको पहले देखना होगा कि सपोज़ आपको होगा यहाँ पे वीक मेमोरी, ठीक है ना, वीक मेमोरी किस से हो गया, ये तो रेस्पॉन्स एरर है, और रेस्पॉन्स एरर किस में आता है, रेस्पॉन्स एरर नॉन सैम्पलिंग एरर में आता है। और जो भी इसके रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, कि मैं वो इंट्रोड्यूस करूँगा, इंक्लूड करूँगा किस में, पीडीएफ में, जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की पीडीएफ दूंगा उस वक्त। और हमें मैथमेटिक्स का डिस्कशन भी करना है पीडीएफ का, वो भी मैं जल्द ये ख़त्म कर के वो करूँगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप रिवाइज़ करते रहो और पढ़ते रहो। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो थैंक यू, आज इतना ही था लेक्चर, इस लेक्चर में। और आज का लेक्चर जो है दैट इज़ 40 मिनट्स, क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट किया सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ठीक है। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।